तो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यह टॉपिक जो है आपका शिक्षण प्रक्रिया जो है मेंशन है यूनिट 2 में यूकेपीएससी लेक्चर एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण इसके उद्देश्यों को पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से चरण होते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन से इम्पोर्टेंट घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे उदाहरणों सहित। और वीडियो के अंत में हम जो है कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी लेके आएंगे आपके लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया क्या है दोस्तों? शिक्षण प्रक्रिया जो है एक व्यवस्थित क्रियाओं का समूह है जिसके द्वारा जो शिक्षक होता है वो छात्रों को नई नई जानकारियाँ, कौशल और मूल्यों को प्रभावी ढंग से सिखाता है। और साथ में क्या होता है, एक दो तरफा प्रक्रिया ये क्रिया होती है, यानी कि इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षण प्रक्रिया, भी याद रखिएगा। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र दोनों जो होते हैं सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित इस इम्पोर्टेंट जो हैं पॉइंट्स जो हैं या फिर इससे संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्यों की बात करते हैं दोस्तों। अब हम कौन कौन से इसके मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। छात्रों में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करना ही शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है, रोचक बनाया जाता है और सहभागितापूर्ण बनाया जाता है शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत। साथ में विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता को भी बढ़ावा दिया जाता है शिक्षण प्रक्रिया का जो ये मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा, ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करना, प्रभावी, रोचक और सहभागितापूर्ण बनाना जो शिक्षण को, और विद्यार्थियों में आत्मनिर्भर बनाना और उनको रचनात्मक बनाना, ये शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के चरण, कौन कौन से स्टेजेज आती हैं टीचिंग प्रोसेस में, उसकी बात करते हैं। तो टीचिंग प्रोसेस में 3 चरण इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो चरण आता है प्री एक्टिव स्टेज आता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पूर्व शिक्षण चरण। इसमें क्या होता है, इसमें योजनाएं बनाई जाती है। प्री एक्टिव स्टेज में तैयारी की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें क्या क्या कार्य हो सकते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना होता है, पाठ्यक्रम और विषय वस्तु को समझना होता है, लक्ष्यों का भी निर्धारण करेंगे, यानी कि शिक्षण के उद्देश्यों को हम तय करेंगे। ज्ञानात्मक हो सकता है, वो भावात्मक हो सकता है और मनोवैज्ञानिक हो सकता है। साथ में हम करेंगे शिक्षण विधियों का चयन। भाई हमको कोई भी हमने पाठ्य वस्तु चुनी है तो हम कौन सी शिक्षण विधियों का चयन करेंगे। व्याख्यान करेंगे कि चर्चा विधि करेंगे या प्रयोग विधि का यूज करेंगे या कहानी कथन करेंगे, कौन कौन से इसमें हम शिक्षण विधियों का चयन करेंगे उसके लिए भी हम अपने माइंड को तैयार रखेंगे। साथ में हम ये भी रखेंगे तैयार अपने आप को, हम कौन कौन सी इसमें शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM उसमें बनाएं, चार्ट बनाएं, मॉडल बनाएं या वीडियो बनाएं जिसके द्वारा बच्चों को जो है जो विषय वस्तु है आसानी से समझ में आ जाए। और साथ में क्या करेंगे, विद्यार्थियों के स्तर का भी विश्लेषण करेंगे, उनकी रुचि, उनकी क्षमताओं और उनके पूर्व ज्ञान को समझ करके हम जो है इसमें जो है विषय की वस्तु हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये होता है आपका प्री एक्टिव स्टेज होती है जिसमें हम विश्लेषण करेंगे पाठ्यक्रम का, लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हमने अपनानी हैं उसका भी हम चयन करेंगे, सहायक सामग्री को भी हम जो है सेलेक्ट करेंगे, छात्रों के स्तर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जैसे कि एक शिक्षक है पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ाता है तो उससे पहले क्या करेगा, वो मॉडल बना सकता है, वीडियो बना सकता है, प्रश्न भी तैयार कर सकता है उससे संबंधित। दूसरा जो चरण आता है आपका आता है एक्टिव स्टेज, इंटरेक्टिव स्टेज फेज आता है, इसको सक्रिय शिक्षण चरण भी बोलते हैं। तो इस चरण में क्या होता है, वास्तविक शिक्षण जो होता है प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक और छात्र जो हैं उनके बीच जो है संवाद भी होता है। तो इसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं एक्टिव स्टेज में या इंटरेक्टिव फेज जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि इंटरेक्टिव फेज इसलिए नाम रखा गया क्योंकि शिक्षक और छात्र के बीच जो है संवाद होता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर प्रस्तावना जब स्टार्ट में आप देंगे, क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, आपको आप इंट्रोडक्शन देंगे विषय वस्तु से संबंधित, जिससे कि विषय को जो है समझने में और कठिनाई न हो, रोचक तरीके से जो है प्रस्तुत हो प्रस्तावना। उसके बाद व्याख्यान हम दे रहे हैं सपोज, या चर्चा कर रहे हैं तो छात्रों से प्रश्न पूछेंगे, संवाद करेंगे इस स्टेजेज में। प्रश्न उत्तर विधि यानी कि क्वेश्चन आंसरिंग मेथड से जो है छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। अगर प्रयोगात्मक विषय है, विज्ञान गणित और कला से संबंधित है, तो हम प्रयोगात्मक शिक्षण भी करेंगे। सहायक जो है सामग्री का भी उपयोग जरूर करेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। शिक्षण विधियों का समायोजन भी करेंगे क्योंकि विद्यार्थियों की समझ के लिए अनुसार उनमें कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ यूज हो रही हैं, हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं पढ़ाने के दौरान। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कहने का मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट आती है पोस्ट एक्टिव स्टेज यानी कि पश्चात शिक्षण चरण। इसमें क्या होता है, इस चरण में क्या होता है, आप क्या करेंगे, जांचते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है या उसमें कोई सुधार की ज़रूरत है कि नहीं है। इसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया जाता है। छात्र की समझ को जांचने के लिए टेस्ट करा सकते हैं, हम क्विज करा सकते हैं या असाइनमेंट दे सकते हैं, फीडबैक भी ले सकते हैं। पढ़ाने के बाद छात्रों से उनसे फीडबैक भी लिया जा सकता है, या फिर सुधार हम करें उनमें। छात्रों को समझने के लिए कठिनाई अगर महसूस होती है तो हम दोबारा सुधार करें, रीटीचिंग करें, होमवर्क दें या फिर परियोजना कार्य करें, अभ्यास कराएं। तो ये आता है आपका किसके अंतर्गत, पोस्ट एक्टिव जो स्टेज होती है उसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये थे 3 चरण आपके शिक्षण प्रक्रिया के। प्री एक्टिव स्टेज थी पहली, जिसमें उसके बाद दूसरी जो थी एक्टिव स्टेज थी, और जो तीसरी स्टेज अभी हमने पढ़ी वो थी पोस्ट एक्टिव स्टेज। दोस्तों हम बात करते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया है, टीचिंग प्रोसेस है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, मुख्य रूप से 5 कंपोनेंट्स होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के। कौन कौन से होते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है शिक्षक, टीचर। दूसरा होता है लर्नर यानी कि छात्र होता है। तीसरा होता है विषय वस्तु, कंटेंट। चौथा होता है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। पांचवा होता है आपका मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक की। तो शिक्षक क्या होता है, यहाँ पर ज्ञान प्रदाता करने वाला, मार्गदर्शक होता है। छात्र क्या होते हैं, सीखने वाला, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा, अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षण की बजाय इसको हम अधिगम प्रक्रिया का हम बोल सकते हैं। यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु तो आपका शिक्षक होगा, ये अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो होगा वो छात्र होगा। विषय वस्तु यानी कि जो हम सिखा रहे हैं, यानी कि जो भी विषय वस्तु होगी वो विषय वस्तु से संबंधित आपका कंटेंट रहेगा। शिक्षण विधियाँ, आप कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ जो हैं यूज़ कर रहे हैं उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए, चौथा कंपोनेंट होगा। जो भी आप विषय वस्तु यूज़ कर रहे हैं, जैसे व्याख्यान कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, समस्या समाधान जो भी यूज़ कर रहे हैं, ये आता है आपका शिक्षण विधियों के अंतर्गत चौथा कंपोनेंट शिक्षण प्रक्रिया में। और लास्ट और अंतिम जो होता है शिक्षण प्रक्रिया का, जो अंतिम कंपोनेंट होता है वो होता है मूल्यांकन, यानी कि जितना आप सीखा गया है उसकी जांच की जाए। तो ये आता है आपका मूल्यांकन, अंतिम जो है ये कंपोनेंट है। तो ये 5 कंपोनेंट आप याद रखिएगा, घटक जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में टीचर, छात्र, कंटेंट, टीचिंग मेथड और इवेल्युएशन। दोस्तों अब हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांतों की बात करते थे। ऐसे कौन कौन से सिद्धांत जो होते हैं शिक्षण प्रक्रिया में लागू होते हैं, इनकी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। सबसे महत्वपूर्ण और पहला है बाल केंद्रित शिक्षण यानी कि चाइल्ड सेंटर टीचिंग। शिक्षण में जो है छात्रों की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षण पूरी प्रक्रिया में जो है बालक ही यानी कि छात्र ही केंद्र बिंदु होना चाहिए। दूसरा है सरल से जटिल की ओर, इनकी पहले सरल विषयों को पढ़ाया जाए, उसके बाद धीरे धीरे उसकी विषय वस्तु को थोड़ा कठिन बना करके पढ़ाया जाए, यानी कि सरल से कठिन पढ़ाना चाहिए हमेशा। मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कि कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट पढ़ाया जाए। पहले वास्तविक वस्तुओं से परिचय कराया जाए, मूर्त चीज़ों से परिचय कराया जाए, यानी कि वास्तविक वस्तुओं से परिचय कराया जाए, फिर धीरे धीरे अब्स्ट्रैक्ट या फिर सिद्धांतिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाए। अगला जो सिद्धांत है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि नोन टू अननोन जाया जाए। पहले जो छात्र जानते हैं उसको बताया जाए, उसके आधार पर फिर नया ज्ञान दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत।
क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होना चाहिए। सीखने के लिए छात्रों को प्रयोग देना चाहिए, गतिविधियों में भाग लेने के अवसर देने चाहिए। तो ये आपके क्या हैं, शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत तो यही है कि बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया, मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होनी चाहिए, क्रियाशीलता का भी सिद्धांत होना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या थे, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग प्रोसेस। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको मेन यहाँ पर बताए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इससे संबंधित शिक्षण प्रक्रिया की विधियाँ, कौन कौन सी मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस होती हैं उस पर हम बात करते हैं। तो मेनली यहाँ पर होती है, पहली होती है पारंपरिक विधि यानी कि ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या होता है, पहला आता आपका व्याख्यान विधि, उच्च शिक्षा में प्रभावी है। दूसरा आता है आपका प्रश्नोत्तर विधि, इसमें जो होता है छात्र थोड़ा सक्रिय होते हैं। तीसरा आता है आपका वर्णन विधि, इनकी नरेशन मेथड, इतिहास और भाषा के लिए उपयोगी रहती है। तो ये हैं आपके तीन क्या हैं, पारंपरिक विधियाँ हैं, व्याख्यान हो गई, प्रश्नोत्तर हो गई और वर्णन विधि हो गई। उसके बाद जो आधुनिक विधियाँ हैं उसमें कौन कौन सी आती हैं, आपकी संवादात्मक विधि होगी। इसमें क्या होता है आपका छात्र और शिक्षक के बीच संवाद को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा है आपका समस्या समाधान विधि, इनकी गणित और विज्ञान में उपयोगी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तीसरी होती है परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, यानी व्यवहारिक और अनुसंधान पर आधारित जो है ये विधि ये कहलाती है परियोजना विधि। और चौथी आती है आपकी प्रयोगात्मक विधि, इनकी एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो है विज्ञान विषयों की सर्वोत्तम है। और पांचवी आती है आपकी ई लर्निंग और डिजिटल जो है आपकी विधि, ऑनलाइन शिक्षा जैसे कि। तो ये हैं आपके किसकी आधुनिक शिक्षण विधियाँ, संवादात्मक, समस्या समाधान, परियोजना विधि, प्रयोगात्मक विधि और ई लर्निंग और डिजिटल विधि। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। तो उसके लिए कौन कौन से उपाय यहाँ पर होने चाहिए। तो सबसे पहले उपाय ये है कि छात्रों को अधिक से अधिक जो है इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए, टीएलएम का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, छात्रों को सीखने की गति के अनुसार शिक्षण किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, चर्चा को बढ़ावा दिया जाए, तकनीकी जो आपके चीज़ें हैं उनको यूज़ किया जाए, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ किया जाए, पीपीटी का, यूट्यूब का उपयोग किया जाए, ऐप्स का उपयोग किया जाए, छात्रों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन किया जाए। तो दोस्तों निष्कर्षण यही निकलता है कि इसमें जो है शिक्षण प्रक्रिया का निष्कर्ष यही है कि ये गतिशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षण प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन शामिल होते हैं। यानी कि कितने होते हैं, 5 यहाँ पर कंपोनेंट ये शामिल होते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी, शिक्षण सहायक सामग्री का उचित उपयोग और आधुनिक शिक्षण विधियों को भी अपनाना आवश्यक होता है, जिससे कि शिक्षण क्या हो सके, प्रभावी हो सके। तो दोस्तों ये तो रहा आपका शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग प्रोसेस से महत्वपूर्ण 20 MCQs जो कि आगामी जो है एग्ज़ाम हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना है, या छात्र को आत्मनिर्भर और रचनात्मक बनाना है, या छात्रों को याद करने की क्षमता बढ़ाना है उनकी, या केवल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना है। तो शिक्षण प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है छात्रों को आत्मनिर्भर और रचनात्मक बनाना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है शिक्षण प्रक्रिया में जो है कितने चरण होते हैं, 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों याद रखिएगा 3 चरण होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें कि पहला था आपका प्री एक्टिव स्टेज था, दूसरा एक्टिव स्टेज थी और तीसरा क्या था, पोस्ट एक्टिव स्टेज थी। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, छात्र या विद्यालय। दोस्तों याद रखिएगा शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम इन सब का केंद्र बिंदु कौन होता है, छात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, सक्रिय शिक्षण, मूल्यांकन, पूर्व शिक्षण या पुनः शिक्षण। तो याद रखिएगा पूर्व शिक्षण जो है प्री एक्टिव स्टेज को ही हम बोलते हैं पहली स्टेज ऑफ शिक्षण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व शिक्षण चरण यानी कि प्री एक्टिव स्टेज जो होती है उसमें क्या किया जाता है, शिक्षण की योजना और तैयारी, छात्रों की उत्तर पुस्तिका की जांचना या गृह कार्य देना या मूल्यांकन करना। तो पूर्व जो है शिक्षण चरण यानी प्री एक्टिव स्टेज में शिक्षण की योजना और तैयारी की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय शिक्षण चरण में क्या किया जाता है, इनकी एक्टिव फेज में क्या किया जाता है। विषय को पढ़ाया जाता है और चर्चा की जाती है, गृह कार्य दिया जाता है, केवल मूल्यांकन किया जाता है, या छात्र की परीक्षा लेने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों याद रखिएगा, विषय को पढ़ाया जाता है और चर्चा की जाती है सक्रिय शिक्षण चरण में, यानी कि एक्टिव फेज में। शिक्षण का अंतिम चरण कौन सा है, पूर्व शिक्षण, सक्रिय शिक्षण, पश्चात शिक्षण या मूल्यांकन। तो दोस्तों याद रखिएगा अंतिम चरण होता है पश्चात शिक्षण, यानी कि पोस्ट एक्टिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा छात्रों के ज्ञान और समझ का आकलन करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। सरल से जटिल शिक्षण का क्या अर्थ है। तो दोस्तों याद रखिएगा सरल से जटिल शिक्षण का अर्थ होता है पहले आप जो है आसान विषय पढ़ाओ, फिर उसके बाद कठिन, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का क्या अर्थ है। जो छात्र नहीं जानते केवल वही सिखाना, छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना, या केवल नई चीज़ें सिखाना, या पुरानी चीज़ों को बार बार दोहराना। तो अज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका मतलब हुआ कि छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा छात्रों को मार्गदर्शन देना और प्रेरित करना, ये जो है शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए क्या आवश्यक है। रटने पर जोर देना, टीएलएम का उपयोग करना, छात्र को अधिक गृह कार्य देना, या केवल व्याख्यान देना। तो टीएलएम का उपयोग करना ही जो है यहाँ पर रोचक बनाने के लिए आवश्यक होता है शिक्षण प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शिक्षण में जो ब्लैक बोर्ड है वो किस प्रकार की सामग्री है, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, ऑडियो या डिजिटल। तो याद रखिएगा नॉन प्रोजेक्टेड है ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षण की कौन सी विधि बाल केंद्रित होती है, व्याख्यान विधि, संवादात्मक विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, या कोई नहीं। तो याद रखिएगा संवादात्मक विधि जो होती है वो क्या होती है, बाल केंद्रित विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट बोर्ड का उपयोग किस प्रकार की शिक्षण सामग्री में किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा डिजिटल शिक्षण में जो होता है स्मार्ट बोर्ड का उपयोग किया जाता है शिक्षण सामग्री के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट MCQs। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिएगा चैनल के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।